है ना। ये है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है इसमें, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर क्या है। स्क्रीन शो हो रही है ना हमारी, है ना। यस सर। हाँ, तो ये अब देखिए इसमें पूछा है ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में अंतर बताएं। तो इसमें जो ऋग्वेद काल आर्य कवच और शिरस्त्रावण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके साक्ष्य का कोई प्रमाण नहीं मिला है। यस सर, यही समझ नहीं आया सर फर्स्ट वाला, बाकी दो तो क्लियर है, मतलब इसके बारे में कुछ नहीं पढ़े तो ये क्या चीज है। हाँ, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ऋग्वेद काल आर्यों को स्वर्ण चांदी और तांबे का ज्ञान था, जबकि सिंधु के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर इसमें देखा जाए तो जो सेंटेंस है वो पहला यानी ये वाला गलत है पूरा, तो जहां जहां ये गलत है तो आंसर यानी ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया, है ना। और इसमें फिर सी आंसर ये लोग दे रहे हैं। ठीक है, 1 और 3। अब इसमें ये क्वेश्चन यूपीएससी का है ना। यस सर, 2017। हाँ, देखिए क्या है कि ऐसा कहीं रिटन में तो नहीं है कि वो आर्य लोग कवच और हेलमेट का इस्तेमाल करते थे, ऐसा कहीं एनसीईआरटी में भी नहीं है और अदर बुक्स में भी नहीं है, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। अब ये कवच की बात कर रहे हैं, तो कवच वो लोग किस तरह का धारण करते थे ये नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, इतना तो क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जब आपको ये कंफर्म हो कि ये जो सेंटेंस है, जब जब आपको ये कंफर्म हो कि ये वाला सेंटेंस 100% गलत है, क्योंकि केवल लोहे का ज्ञान था, ताम्र और लोहे का, तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, तो इसका मतलब आंसर ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, और फिर 1 और 1 दोनों में, तो हम सही मान लेते हैं, क्योंकि इसको 1 को हम कहीं नहीं ले जा सकते। ठीक है, 1 को हम कहीं नहीं ले जा सकते क्योंकि ये कंफर्म है, 1 है वो कंफर्म है। तो ये थोड़ा लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है। और तीसरा है इसमें, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं, सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो हाँ, ये बात तो सही है कि ऐसा कोई सर साक्ष्य। घोड़े की हड्डी भी तो मिली है, मतलब जो घोड़े की हड्डी है ऐसा कुछ। हाँ, घोड़े की हड्डी मिली है, लेकिन उसमें कंफर्म नहीं है कि वो घोड़ा ही पशु है। कुछ लोगों का कहना है कि वो खच्चर है, तो ये क्लियर नहीं है। देखो क्या होता है ना कि ऐसा नहीं है कि घोड़ा ना नहीं होगा, लेकिन यहाँ पूछा है साक्ष्य मिले हैं, तो साक्ष्य घोड़े के तो नहीं मिले। ठीक है, घोड़े के साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिले। जो जो एविडेंस मिले हैं वो धौलावीरा से मिले हैं, और हड्डियां कुछ अस्थि पंजर मिला है। कुछ लोग कह रहे हैं घोड़ा है, कुछ लोग कह रहे नहीं, बट फाइनली ये है, ये मान के चलते हैं कि वो यस सर। उसको आइडेंटिफाई नहीं करती है। जो जो साइंटिस्ट हैं, जो हिस्टोरियन हैं, जो गवर्नमेंट है, वो इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं कि वास्तव में यहाँ पर घोड़ा था। तो जब कोई चीज देखो, उसमें साफ लिखा है कि आर्य ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण नहीं, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है। ये बात सही है, कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। कोई रिटिन एविडेंस या ऐसा कुछ भी एविडेंस में नहीं है। तो अगर ये कंफर्म होता तो इस बात पे तो किसी को डाउट नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे को जानते थे। सब मानते हैं कि नहीं जानते थे। ठीक है, तो इसमें आंसर सी ही होगा। और तो आपको आसान क्वेश्चन को आसान बनाने का उनका तरीका ये है कि उन्होंने इसको आपको इजी दे दिया। जब आपको ये लोहे का ज्ञान था, ये वाला क्वेश्चन दे दिया, उन्होंने दे दिया, तो इसका मतलब आप इसमें से हटा देंगे। तो फिर अब इतना तो घुमाएंगे 1 और 3 में, तो ये सही है, यानी सी आंसर है इसमें।
कि अगर हम हेलमेट को लोहे का माने तब ये सेंटेंस गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लोहे का ज्ञान ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को नहीं था, ठीक है, तो लोहे का ज्ञान नहीं था। इसमें हेलमेट ये लिखा नहीं है कि वो लोहे का था या किसका था, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें स्वर्ण चांदी ऐसा भी नहीं, ठीक है। सोने के पहली बार सिक्के मिले हमें हैं गुप्त काल में, सबसे पहली बार, ठीक है। इससे पहले ताम्र के और कांसे के सिक्के मिले हैं, ताम्र के और कांसे के, तो ये है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन बना है आपका, ये मैंने अभी बुद्धिज्म में करवाया था, तो हमने करवा था, तो स्थिरवाद है ना, स्थिरवाद, ये जैन धर्म में थोड़ा सा छूट गया था। देखिए इसमें क्या है कि सौतांत्रिक और संप्रतीय जैन मत के संप्रदाय थे, तो ये जैन मत के नहीं थे, एक्चुअली ये बौद्ध मत के थे, ठीक है। संपत्तीय जो संप्रदाय है वो बौद्ध मत का है। सौत्रांतिक तो मैंने भी नहीं पढ़ा है, लेकिन जो संप्रतीय है ये वाला, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये भी अच्छा, इसमें दिया हुआ भी है, तो ये संबंधित है। तो देखते हैं अगर एनसीईआरटी में, जैसे 12th के एनसीईआरटी में नहीं है, बाकी किसी एनसीईआरटी में होगा तो हम जरूर बताएंगे आपको। और ये तो हमने बताया था, जो थेरवाद थे वो यही थे, थेरवाद, जो वज्रयान, और हमने शायद वहां पे लिखाया भी होगा, नहीं लिखाया था। यस सर, हाँ, तो थेरवाद ये शब्द ही समझ में नहीं आ रहा था सर। अच्छा, तो ये तो जैन धर्म संबंधित नहीं है। और देखो जैन धर्म में एक बात और है, जैन धर्म में बहुत ज्यादा डिवीजन ही नहीं हुए, एक बड़ी बड़ी बात समझ लीजिए, जैन धर्म में बहुत ज्यादा डिवीजन नहीं हुआ, तो ये गलत है और ये सही है, ये है भाई। कोई डिटेल भी यहाँ पे दी हुई है, दृग विषय, देखते हैं इसका सोर्स क्या इन्होंने लिया है। एनसीईआरटी ही होना चाहिए सोर्स, तो बाकी तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, बोधिसत्व पदम माणी का चित्र सर्वाधिक चित्रकारी है, तो ठीक है, इसको देखते हैं अगर कहीं एनसीईआरटी में है तो। देखो बहुत जैनिज्म में बहुत ज्यादा डिवीजन नहीं हुआ है, ठीक है, तो एक चीज आप मान के चलिए, जैनिज्म में उतना डिवीजन नहीं है जितना कि बुद्धिज्म में किया गया, तो हाँ। और बताएं, कुछ डाउट हो तो। नहीं सर, इसमें इतना ही था, प्राचीन का भी कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। अच्छा, जी। तो आज हम लोग बात करेंगे जो रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका, ठीक है, रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। तो इसमें देखिए, पहली बात है, एक है एडिक्ट। एडिक्ट माने होता है अभिलेख, है ना, अभिलेख। और अगर हमने कह दिया कि रॉक एडिक्ट, है ना, रॉक एडिक्ट अगर बोला है तो क्या हो गया, रॉक माने पत्थर, एडिक्ट माने अभिलेख, मतलब शिलालेख, ठीक है, तो शिलालेख, तो ऐसे अभिलेख, ऐसे एडिक्ट जो शिलालेख है, अगर सीधे से मैसेज करेगा कि हम बात करेंगे कि अभिलेख है क्या, अभिलेख क्या है, तो एक एक शब्द में क्या बोलेंगे, ये एक मैसेज है, ये एक संदेश है ना, ये एक संदेश है, सॉरी, ये एक संदेश है, और ये एक निर्देश है, या कह सकते हैं ये एक आज्ञा है, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अभिलेख क्या है, एक संदेश है, मैसेज है, अभिलेख और ऑर्डर है, जो अशोक ने किसको जारी किए थे, अशोक ने किसको जारी किए, दो लोगों को जारी किए थे, ठीक है, जनता के लिए और अधिकारियों के लिए। मेरी बात समझ गई आपको, कि अशोक ने दो लोगों को अभिलेख जारी किए, जनता के लिए और अधिकारियों के लिए। तो अभिलेख अलग है
और शिलालेख अलग है। जो अभिलेख या जो संदेश, जो आदेश, जो निर्देश पत्थर पे लिखा गया है उसको हम शिलालेख कहते हैं। ठीक है। जो अभिलेख ताम्र पत्र पे लिखा गया है तो उसको ताम्र अभिलेख कहते हैं। जो अभिलेख केव में मिला है उसको हम लोग केव एडिक्ट या फिर गुहा लेख कहते हैं। ठीक है। तो 3 प्रकार के अभिलेख हैं जो मिले हैं। पहला तो है शिलालेख। शिलालेख का मतलब वो अभिलेख है जो पत्थरों पे लिखे गए। उसके बाद है गुहा लेख, है ना। गुहा लेख का मतलब है कि वो अभिलेख हैं जो गुफाओं में मिले। उसके बाद यहाँ पे ये वो ताम्र अभिलेख, ताम्र अभिलेख। ठीक है, ताम्र अभिलेख। तो शिलालेख वो हैं जो पत्थरों पे लिखे हुए थे और गुहा लेख वो हैं जो गुफाओं में लिखे हुए हैं और ताम्र अभिलेख वो हैं जो तांबे पे लिखे हुए किसी बर्तन पे या कैसे भी वहां लिखे हुए। उसके बाद कपड़ों पे भी लिखे गए, वस्त्रों पे भी लिखे गए। तो समझ में आ गया कि अभिलेख और शिलालेख में अंतर क्या है। तो अभिलेख एक मैसेज है जो अशोक ने जनता और अधिकारियों के लिए दिया था। वो 3 माध्यम से दिया। शिला यानी पत्थर, रॉक यानी दूसरा था कि गुफाओं में लिखवा दी तो गुहा लेख, और कुछ ताम्र पत्रों पर भी लिखवाए तो उसको ताम्र अभिलेख। यानी जिसपे जो लिखा गया उसको नाम वही दे दिया गया। तो ये थे आपके अभिलेख। अभिलेख कितने हैं ये समझने हैं। 13 अभिलेख हैं। अशोक ने 13 अभिलेख लिखाए हैं। 13 अभिलेख। ठीक है। 13 रॉक एडिक्ट, है ना। तो रॉक एडिक्ट कितने हैं? 13 रॉक एडिक्ट हैं, 13 अभिलेख हैं। और एक सेपरेट मेजर एडिक्ट है, इसको बोलते हैं 13 के साथ एक और है सेपरेट मेजर एडिक्ट। सेपरेट मेजर रॉक एडिक्ट यानी प्रथम पृथक अभिलेख। प्रथम इसको बोलते हैं प्रथम पृथक अभिलेख। तो कुल मिला के जो अभिलेख हैं वो 13 ही हैं, लेकिन एक अलग से उन्होंने दिया है एक। तो 14 अभिलेख मान लेते हैं नॉर्मली। ठीक है। तो हम ये मान चलते हैं कि 14 अभिलेख हैं। तो साधारणतः 14 अभिलेख मानते हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि अभिलेखों की संख्या कितनी है। ठीक, तो 13 है और एक अलग से लिखा गया है तो 14 अभिलेख हो गए। तो अभी जो हमने अभी सिंपल सी बात समझी है कि अभिलेख है क्या, उसको हमने समझा। अभिलेख 3-4 प्रकार के हैं। ठीक है, शिलालेख और बाकी जो हमने आपको बताया गुहालेख, ये सब। उसके बाद अभिलेख कितने हैं, है ना, कितने, हाउ मेनी अभिलेख, तो उसमें 14 है। अब अभिलेखों की भाषा यानी लैंग्वेज क्या है और उनकी स्क्रिप्ट यानी लिपि क्या है, तो 2-3 बातें रह गई। तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो भाषा कौन सी है? पाली भाषा में लिखे गए। ठीक है, पाली और प्राकृतिक 2 भाषाएं उन्होंने इस्तेमाल की हैं, पाली और प्राकृतिक, प्राकृतिक भाषा, नेचर। तो 2 हैं, पाली भाषा और प्राकृतिक भाषा। और लिपि कितनी है? लिपि 3 है। अशोक के जो अभिलेख लिखे गए हैं वो 3 लिपियों में लिखे गए। आपको पता होगा शायद। यस सर, अरामेइक, खरोष्टी, हाँ, और एक याद नहीं खरोष्टी, आ रहा, आरमाइक और ब्राह्मी, है ना, ब्राह्मी। तो ये है ब्राह्मी। तो खरोष्टी, आरमाइक और ब्राह्मी। ठीक है, तो इस तरह से है ब्राह्मी। तो 3 इनकी लिपियां हैं। स्क्रिप्ट समझते हैं, जैसे लिखा जाए। जैसे हम बोलते हैं पानी यानी जल, तो जल क्या है? जल को
इस तरह से लिखना, ये जल को इस तरह से लिखना, ये स्क्रिप्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये है। अब शायद आपको समझ में आ गया कि अभिलेख क्या है, ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, कुल हैं कितने, और किस भाषा में लिखे हुए हैं और किस लिपि में लिखे हुए हैं। अब देखिए थोड़ी सी बात समझ लेते हैं कि जो आरमाइक हैं, ठीक है, जो आरमाइक हैं वो लिखे गए हैं ईरान, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान और बगदाद, यानी पश्चिम एरिया में आरमाइक, यानी पाकिस्तान के पूर्व में। और जो खरोष्टी है वो पाकिस्तान में मिले हैं, पाकिस्तान में। और जो ब्राह्मी है, ठीक है, जो ब्राह्मी लिपि मिली है, ब्राह्मी है, वो आपके संपूर्ण इंडिया में मिले हैं, इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, इंडिया और नेपाल। तो भारत और नेपाल में जो अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी में मिले। तो इससे भी कई बार क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन बनता है। सपोज कीजिए उन्होंने अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि जैसे मान लीजिए एक जगह है रुमिनदेई, या कह सकते हैं सारनाथ। ठीक है, सपोज कीजिए सारनाथ, तो पूछे गए कि सारनाथ का जो रॉक एडिक्ट है ना, वो किस स्क्रिप्ट में लिखा गया है सारनाथ। तो सीधा सा है कि संपूर्ण भारत में जो ब्राह्मी है, चाहे वो नेपाल हो या भारत के अंदर जो प्रेजेंट में जो इंडिया है उसके अंदर जितने भी लिखे गए हैं वो यही है। अच्छा, पाली और प्राकृतिक भाषा में क्या अंतर होता है? प्राकृतिक भाषा में किसको कहते हैं? प्राकृत। प्राकृत क्या है ये? प्राकृत का मतलब है वो लैंग्वेज जो हम लोग स्थानीय स्तर पर बोलते हैं, वो भाषा, वो लैंग्वेज जो हम लोकल लेवल पर बोलते हैं, उसको हम प्राकृत भाषा कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम ये बिहार से ईस्टर्न साइड में जाते हैं, बिहार के पूरब में, तो हमें कुछ बंगाली और कुछ मैथिली मिलेगी। तो जो बंगाली और मैथिली है ये प्राकृत है। ठीक है, फिर हम सपोज कीजिए हरियाणा आते हैं, तो हरियाणा यानी जो लोकल लैंग्वेज होती है, और आपको पता है लैंग्वेज जो है वो 4 मील पर चेंज होती है। ये ज्योग्राफिकल है, ध्यान रखिए कि ये ऐसी कोई कहावत नहीं है, आपने पढ़ा जरूर होगा, लेकिन जो पानी है वो 1 मील पर चेंज होता है और भाषा 4 मील पर चेंज होती है। और ये लैंग्वेज ऐसी चीज है, आपने इस चीज को कंसीडर किया भी होगा कि एक गांव अगर 2 किलोमीटर दूर पे है, 2 नहीं 1 किलोमीटर दूर पे है, तो वहां की भाषा और आपके गांव की भाषा में कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से उसको वॉच करोगे तो वैसे तो आपको अपने पूरे एरिया की भाषा लगेगी, पूरे डिस्ट्रिक्ट की, है ना, पूरे एरिया की लगेगी। जैसे अगर मैं बात करूं वेस्टर्न यूपी की, तो हमें बरेली, बदायूं, फरुखाबाद, एटा, बुलंदशहर, मेरठ एक ही लगता है, सब गाली ही देते हैं। तो ये एरिया है, लेकिन आप देखोगे तो माइनर भी डिफरेंस मिलेगा आपको मेरठ और बुलंदशहर में, बुलंदशहर की बुलंदशहर में। तो ये डिफरेंसेस होता है। तो मतलब ये है, तो प्राकृतिक भाषा उसी कहते हैं कि जो भाषा जो लोग समझते हैं उनको हम करते हैं। ठीक, तो ये था प्राकृतिक भाषा। और उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से रॉक एडिक्ट हैं। सारे जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ रॉक एडिक्ट बहुत जरूरी है। कुछ रॉक एडिक्ट के बारे में जानना जरूरी सर। है। हाँ, एक क्वेश्चन था सर। जी कल जब क्लास लिए थे सर आप शाम को, तो उसमें प्रवज्या बताए थे। तो प्रवज्या का अर्थ आपने बताया था कि धार्मिक क्रिया बौद्ध धर्म में जब सम्मिलित होते हैं तब। सर सेम उपसंपदा भी है। उपसंपदा भी आप जब बुद्धिज्म में पढ़ाए थे तब बताए थे कि बुद्धिज्म में जब किसी का प्रवेश कराते हैं तो उसको उपसंपदा कहते हैं। दोनों सेम है क्या सर? नहीं, टर्म बस अलग है, ऐसा कुछ है क्या? सेम नहीं है। देखिए क्या होता है कि अगर आप कहीं पर हो और आप बौद्ध धर्म अपनाना चाहते हो, तो वो जो प्रक्रिया आपकी तरफ से की जाएगी
तो वो उपसंपदा होगी। यानी उपसंपदा का मतलब होता है हमने उस धर्म को स्वीकार करने की शपथ ली है या उस धर्म को हमने स्वीकार कर लिया है, ये होता है उपसंपदा। यानी किस बौद्ध धर्म में प्रवेश करना उपसंपदा कहलाती है। और जो प्रवज्या वर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के लिए बोला गया। प्रवज्या का मतलब है इनको बौद्ध संघ में शामिल करना, और उपसंपदा हर जगह है। क्योंकि ये एक मैं सीरियल देख रहा था बुद्ध का, तो वहां उन्होंने मुंह से वर्ड निकला है। जीटीवी पहले आता था, कहीं वीडियो वगैरह कभी मिल जाती है, तो मैं वो देख रहा था वीडियो को, तो उन्होंने बोला था हम अपने अपने जो साक्य भाई हैं उनको प्रवज्या कल देंगे, और जो दूसरे लोग आए थे उनको आज देंगे। तो जो प्रवज्या वर्ड है मुझे लगा कि शायद ये आ सकता है। फिर दोनों में डिफरेंस देखा तो यही है कि अगर कोई बुद्ध जैसा या बोधिसत्व किसी को संघ में प्रवेश करता है, दीक्षा देता है, तो उसको प्रवज्या कहते हैं। तो बस यही चीज है। उपसंपदा किसी धर्म में शामिल होना खुद से उपसंपदा कहलाता है। अगर कोई बोधिसत्व, अब बुद्ध तो नहीं है, बोधिसत्व कोई भिक्षु, बहुत बड़ा भिक्षु, अगर आपको बौद्ध धर्म में स्वीकार करता है तो ये चीज। और देखो इनमें एक डिफरेंस ये भी है, उपसंपदा का मतलब ये है कि आप गृहस्थ जीवन रह के बौद्ध धर्म का पालन कर सकते हो, ये होता है उपसंपदा। और प्रवज्या का मतलब है आप पूरा सन्यासी जीवन व्यतीत करने जा रहे हो। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये भी है, ठीक है। तो ये चीज है। एक होता है कि हम किसी के आदर्शों का पालन करते हैं, सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग महावीर को भी मानते हैं, बुद्ध को भी मानते हैं, हर जो भी कल्चर है हम सबको स्वीकार करते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जाके कोई मंदिर में चप्पल उतार के जाए और मस्जिद में चप्पल पहन के घुस जाए। ऐसा कुछ होता है? नहीं हो सकता, कोई कर ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं कि मस्जिद हमारा नहीं है तो कोई जाएगा और बिना चप्पल उतारे, जूता उतारे चला जाएगा, जूता पहन के मस्जिद में चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो वही उसी तरह से चीजें हैं। उपसंपदा का मतलब सीधा यही है। नेक्स्ट है इसमें रॉक एडिक्ट। तो रॉक एडिक्ट के बारे में कुछ कुछ बातें समझ लेते हैं। कितने रॉक एडिक्ट हैं? तो पहला, दूसरा और पांचवा और 13वां, 3 समझ लेते हैं, ठीक है। पहला है, ठीक है, और दूसरा है, और पांचवा है, और 13वां है, और जो प्रथम पृथक है उसको समझ लेते हैं। प्रथम पृथक, प्रथम पृथक। वैसे आपको लिस्ट किताबों में मिल जाएगी, नहीं तो हम भेज देंगे, उनको आप समझ लेना कि सारे जो अभिलेख हैं वो कितने टाइप के, क्योंकि उन अभिलेख में अशोक के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब से उन अभिलेख के बारे में, अभिलेख से सारी अशोक का कैरेक्टर आपको समझ में आ जाएगा कि अशोक किस तरह से था और क्या वो करना चाह रहा था। ठीक है, मैं आपको सारे डिटेल में बता ही देता हूँ। चलिए एक बार पढ़ के तो सुनाई दूंगा, अगर लिखवाऊंगा नहीं तो, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। देखिए अब इसमें जैसे सिर्फ सुन लेना है, चाहे तो नोट कर लेना। पहला अभिलेख में इन्होंने बोला है कि इसमें पहले अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है। पशु बलि की निंदा, यानी पशुओं को मारा नहीं जाएगा, पहला। तो इसका मतलब क्या है, आपको अशोक का कैरेक्टर सामने आ जाता है। दूसरा इसमें है कि इसमें पशुओं और मनुष्यों के लिए अस्पताल बनाए गए थे, चिकित्सालय, ठीक है, यानी एनिमल एंड ह्यूमन हॉस्पिटल, ठीक है, एनिमल और ह्यूमन हॉस्पिटल। तो आप समझ में आ रहा है आपको कि हम 221 या 210 बीसी की बात कर रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ पशुओं के लिए हॉस्पिटल बस नाम के लिए हैं,
ठीक है, बस नाम के लिए है, और अगर हैं भी तो बड़े बड़े अर्बन एरिया में, मतलब कहाँ है गांव में। तो ये है पर एनिमल और ह्यूमन हॉस्पिटल। तो पहले में उन्होंने बोला है कि पशुओं की बलि नहीं दी जाएगी। दूसरा उन्होंने बोला है कि मनुष्यों और पशुओं और पक्षियों के लिए अस्पताल बनाए जाएंगे। तीसरा उन्होंने बोला है कि ठीक है, तीसरा तीसरा चलो तीसरा लिख ही लेते हैं। तीसरा वो कहते हैं, आज भी नहीं कर पाए लोग, मोदी जी ने शुरू की थी कोशिश लेकिन वो हो नहीं पाई। आदर्श ग्राम, आदर्श ग्राम जो कॉन्सेप्ट था वो इसी पॉइंट पे था। अब पता नहीं उन्होंने अपनी से किया या खुद हुआ। तो तीसरे अभिलेख में अशोक कहते हैं कि जो अधिकारी हैं प्रशासन के, शासन के, वो जनता के बीच में जाएंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। ये सभी जनता दरबार होता है, एसडीएम का, डीएम का, है ना, एसएचओ का, जनता दरबार, तो वही चीज है। तो उन्होंने कहा है कि राज्य के अधिकारियों को आदेश दिया कि वो हर 5वें वर्ष, ठीक है, हर 5वें वर्ष जनता, जो 5वें वर्ष अधिकारी हैं, अधिकारी जनता के मध्य जाएंगे, है ना, दे गो विद इन द कॉमन पीपल, जनता के मध्य जाएंगे, ठीक है। तो जो लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो जनता के बीच में जाएंगे और उनसे उनके जीवन के बारे में पूछेंगे कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब है चौथा अभिलेख। चौथा अभिलेख में देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बोली है। उन्होंने कहा है कि अब हमें विन द एरिया, यानी भेरी घोष की जगह पर धम्म घोष करना है। अब वो चाहता है कि हम किसी एरिया को नहीं जीतेंगे, हम लोगों के दिलों को जीतेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो राज्य है वो भेरी घोष होना चाहिए। भेरी घोष का मतलब है कि भेरी घोष की जगह धम्म घोष। अब देखिए समझते हैं ये है क्या, भेरी घोष और धम्म घोष। भेरी घोष का मतलब होता है एरिया को जीतना, है ना, विन द एरिया। और धम्म घोष का मतलब है कि धम्म की बात करना, ठीक है, धम्म का प्रचार प्रसार करना। तो ये है कि धम्म की शुरुआत करना, धम्म का प्रचार प्रसार करना। तो पशु बलि की निंदा करना फर्स्ट में है, एनिमल एंड ह्यूमन हॉस्पिटल सेकंड में है, 5वें वर्ष में अधिकारियों की जगह जनता के मध्य भेरी घोष करना, और ये भेरी घोष की जगह धम्म घोष, यानी अब ये आक्रमण नहीं करेगा, लोगों के दिलों पर राज करेगा, लोगों की जमीन को नहीं जीतेगा, लोगों के दिलों को जीतेगा, ठीक है। तो ये चीज थी। अब 5वें अभिलेख, 5वें में काफी इंपॉर्टेंट चीज है। 5वें में है धम्म महामात्रों की नियुक्ति, ठीक है, धम्म महामात्र अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट, धम्म महामात्र अपॉइंटमेंट। उन्होंने कहा है कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति करेंगे। अब देखिए धम्म महामात्र आप जानते होंगे जहां तक है ना। धम्म महामात्र क्या है? धम्म महामात्र अधिकारी हैं और जो अशोक के धम्म का प्रचार करेंगे। धम्म महामात्र ऐसे अधिकारी हैं जो अशोक के धम्म का प्रचार करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो उन्होंने कहा कि हम धम्म महामात्रों की नियुक्ति भी करेंगे। उसके बाद और छठा अभिलेख कहता है कि सेल्फ कंट्रोल, खुद पर नियंत्रण, ठीक है। 6 कहता है सेल्फ कंट्रोल, यानी हमें लालच नहीं करना है, खुद पर नियंत्रण करना है, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक है, कंट्रोल करना खुद पे। उसके बाद 7वीं अभिलेख में अशोक ने अपनी तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया है।
तो कभी ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अब देखो क्या होगा, क्वेश्चन इन्हीं में से बन जाएगा। अशोक धार्मिक क्रियाएं करता था, बिल्कुल करता था, है ना, हालांकि कहीं ऐसा दिखाया नहीं गया, लेकिन अशोक ने 7वें अभिलेख में ये बोला है, मतलब बताया है कि उसने कई तीर्थ यात्राएं की हैं। तीर्थ यात्राओं का मतलब ये है कि उसने कई बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों को विजिट किया है। ठीक है, तो 7वें में क्या है, तीर्थ यात्राएं, है ना, 7वें में तीर्थ यात्राएं हैं। 7वें अभिलेख में तीर्थ यात्राओं की बात की गई है। तो यानी कई उन्होंने एरिया को विजिट किया है, तो एज ए किंग या एज ए कॉमन मैन कैसे भी किया होगा। और जो है 8वां कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, और नवा भी नहीं है कोई इंपॉर्टेंट। 10वां के बारे में सोच देख लीजिए। 10वें अभिलेख में कहा है कि अधिकारियों को चाहिए कि वो हमेशा जनता की भलाई के बारे में सोचें। तो उसने लिखा है, द ऑफिसर शुड बी थिंक अबाउट द कॉमन पीपल या पीपल ऑफ द एम्पायर। 10वें अभिलेख में अशोक ने अधिकारियों को ये आदेश दिया है कि उनका कर्तव्य है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई के बारे में सोचें, जनता के बारे में सोचें। 11वां अभिलेख में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 11वां अभिलेख, ठीक है। 11वें अभिलेख में 11वां 12वां 13वां तीनों इंपॉर्टेंट है, 14वां भी। तो 11वें अभिलेख में 11वें में क्या है, धम्म की व्याख्या की है उसने, है ना, धम्म की व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ धम्मा। ओके, एक्सप्लेनेशन ऑफ धम्मा। तो he discussed about the Dhamma in 11th Rock Edict। धम्म के बारे में उसने बात की है, धम्म को बताया है क्या। उसके बाद 12वां अभिलेख है। 12वां अभिलेख में भी है। 12वां अभिलेख कहता है कि जो फीमेल धम्म महामात्र हैं, फीमेल धम्म महामात्र में बी अपॉइंटेड, धम्म महामात्र, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं उन्हें भी धम्म महामात्र बनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि अशोक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करता है, तभी तो वह अशोक द ग्रेट। ऐसे नहीं है, ठीक है, कि वो कहता है कि अगर कोई पुरुष धम्म महामात्र बन सकता है तो महिला धम्म महामात्र क्यों नहीं बन सकती है। उन्हें भी बनाया जाना चाहिए, उन्हें भी बराबर का ज्ञान है, बराबर का सम्मान है, तो उन्हें भी बनाया जाना चाहिए। तो ये था 12वां। अगर 13वें अभिलेख की बात करें, 13वें में ही डिस्कस अबाउट द कलिंगा वार, ठीक है, कलिंगा वार। उसने कलिंग के युद्ध के बारे में बात किया है। ये तो खैर ज्यादातर पता होता है आप लोगों को कि 13वें अभिलेख ने 13वें रॉक एडिक्ट में अशोक ने कलिंग युद्ध के बारे में बताया कि क्या हुआ वहां पे। उसमें ही बताया है उसने कि वहां पर कितने लोग मारे गए थे, किसने उसको दीक्षित किया और क्या हुआ। उसके बाद है सेपरेट मेजर रॉक एडिक्ट, यानी सेपरेट मेजर जो पहला बताया था हमने, प्रथम पृथक अभिलेख, प्रथम पृथक अभिलेख। अब ये ऐसा अलग है, ये अलग से लिखा है उसने, ये शामिल नहीं किया था। प्रथम पृथक अभिलेख, प्रथम पृथक अभिलेख में या जो सेपरेट मेजर प्रथम पृथक अभिलेख, सेपरेट मेजर रॉक एडिक्ट में वो कहता है कि ऑल द पीपल ऑफ एम्पायर इज माई चाइल्ड, यानी सभी जो राज्य की जनता है वो हमारी संतान है।
तो उसने इसमें अभिलेख में बोला है कि जनता हमारी संतान है, जनता हमारी संतान है। पहली बार कोई ऐसा राजा हुआ है जिसने ऐसा बोला है। ठीक, उसके बाद वो कहते हैं दूसरी बात कि अगर किसी को भी किसी समय भी जरूरत होती है अशोक के मदद की, तो कहीं भी वो किसी स्थिति में है उसको बुलाया जा सकता है। यानी वो सो रहा है, खा रहा है, आराम कर रहा है, वो किसी भी सिचुएशन में है, उसे मदद के लिए पुकारा जाएगा तो वो हाजिर हो जाएगा। यानी अगर कोई फरियादी है और उसको जरूरत है अशोक की, तो वो उस समय उसकी सेवा में उपस्थित रहेगा। ठीक है, तो बोला है कि किसी भी समय ही कॉल्ड, बुलाया जा सकता है, किसी भी समय बुलाया, सेवा के लिए बुलाया जा सकता है ना, बुलाया जा सकता है। बोला he may be called any time for the service, for the help, हमेशा वो लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर है। तो ये थे अशोक के रॉक एडिक्ट। बहुत सारी बातें आपने अशोक के बारे में इन रॉक एडिक्ट में समझ ली होंगी कि पहला, उसने पशु बलि की निंदा की, इसका मतलब है पशु बलि की हत्या के पक्ष में नहीं। दूसरा कि पशुओं और मनुष्यों के लिए उसने अस्पताल बनवाए। और जो तीसरी चीज थी वो ये थी कि